Hey everyone, welcome back to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप सबके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स करा रही हूँ, यूनिट बाय यूनिट, सारी यूनिट। एंड फिलहाल चल रहा है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट नंबर 1 एंड ऑलरेडी हम इस यूनिट में 11 लेक्चर कर चुके हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है पावर यानी कि शक्ति। तो हम शक्ति, पावर की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसको आज हम समझेंगे और अलग अलग थिंकर्स की हेल्प से, ठीक है ना, कि किसने क्या बोला है, किस बुक में बोला है। अब मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, अभी कोई भी एग्जाम है ना, उसके लिए ना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि जैसे जैसे आपको पता है यूजीसी नेट का लेवल बढ़ रहा है एंड पीएचडी एंट्रेंस, हर एक एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हम किस तरीके से कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ प्लेनली कंसेप्ट पूछे जाते थे। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि एनालिसिस, ठीक है, कि भाई किस तरीके से उसका विश्लेषण करके डीप कंसेप्ट के अंदर से बात जो निकालनी है, इस किस बुक में वो बोल रखा है, क्यों बोल रखा है इस बुक में, किसने बोल रखा है, इन सब चीजों पे ना बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो मैंने ये एक पहल करी है फॉर ऑब्वियसली उन सब लोगों के लिए जो कभी भी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते, कभी भी कोचिंग उनके पास या तो टाइम नहीं होता या कुछ भी XYZ रीजन है कि वो घर से बहुत दूर है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि देखो यूट्यूब का एक्सेस सब लोगों के पास है, ठीक है, इंटरनेट जरूर चाहिए होगा, इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके थ्रू मैं पूरा कंप्लीट आपका कोर्स करा दूं। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि कोर्स उनको बहुत पसंद आ रहा है। ये सब मुझे पता चलता है आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स के हिसाब से, कमेंट्स पढ़ के। एंड डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट्स जरूर करने हैं, लाइक अभी के अभी कर दो, बिकॉज हम फिर लेक्चर में घुस जाएंगे तो आपको भूल जाते हो आप, क्योंकि इतना अच्छा हम लेक्चर इतने अच्छे से डीपली पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार लाइक भी करना है, उसमें आपकी गलती भी नहीं है। एंड अगर इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, रोज शाम में 8:30 बजे आ जाया करो। वीडियो रिकॉर्डेड होती है बिकॉज मैं खुद ही अपनी पीएचडी कर रही हूँ, बट उस पीएचडी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं ये क्वालिटी और ये जो इनिशिएटिव है इसको आगे बढ़ाऊँ। इसलिए मैं कमेंट्स के थ्रू लाइव आती हूँ, बट मैं लेक्चर इकट्ठे रिकॉर्ड कर लेती हूँ सो दैट कि कभी मेरे पास टाइम ना हो तो आपका दिन का नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पावर, शक्ति की अवधारणा को। थोड़ा सा कोर्स आपको लग रहा होगा कि स्लो चल रहा है, बट डोंट वरी, थोड़ा हमें चीजें सेटल करनी थी। जैसे हमने ऐप भी लॉन्च करी है डिस्कवर स्टडी की, जिसमें आपको MCQ वगैरह हो जाए, थोड़ा फ्री मटेरियल मिल जाए। पेड नोट्स ऑब्वियसली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि खरीद लो, क्योंकि 1 साल, 1 ईयर की वैलिडिटी है और उसमें बार बार नोट्स ऐड होते रहेंगे। उसका भी आपको अंदाजा नहीं कि कितना सारा कंटेंट आने वाला है, अभी आपको लग रहा होगा। एंड स्पेशल 10 अगर कोड लगाओगे तो 25% डिस्काउंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर आज का। ये इमेज देखिए, फटाफट से देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। क्या दिख रहा है इसमें आपको? इसमें दिख रहा है ना कि वी द पीपल करके एक न्यूज़पेपर कोई है एंड वो सबको ऐसे बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करो, एंड बाकी सब सोच रहे हैं और उसको सैल्यूट कर रहे हैं कि आई कैप्टन, जैसा आप बोलोगे हम तो बस वैसा ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी करते हैं ताकि अभी समझ में आ जाए। तो ये वी द पीपल क्या है? वी द पीपल है हम लोग। हमारा, आपको पता होगा, भारतीय संविधान, इसमें हम जब भी उसका प्रेम्बल, प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हम सबको पता है कि उसका जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है? वी द पीपल, हम लोग। क्योंकि हम एक लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, इस प्रणाली, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हमने शक्तियां, पावर, अथॉरिटी, अभी थोड़ी देर में हम पावर और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम उसको एक ही मानते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ शक्तियां दे रखी है अपने प्रतिनिधित्व को कि ठीक है, हमने आपको चूज किया है वोटिंग करके, निर्वाचन प्रक्रिया से पूरा। सो आप हम पे क्या कीजिए, आप हम पे राज कीजिए, रूल कीजिए, ताकि हमें लॉ एंड ऑर्डर मिल सके। और क्योंकि अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर मिलेगा तो हमारे पास टाइम रहेगा कि अर्थव्यवस्था और ये सारी जितनी भी व्यवस्था है सारी, उसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे। हम सिर्फ अपना काम करेंगे और सिर्फ विकास की तरफ, प्रगति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इस प्रणाली, ये तो हमारे इंडिया में फेमस है, लेकिन हर जगह ये नहीं होता। लेकिन इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि अगर मैं पावर बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आता है कि स्टेट, कि हाँ यार हमारी सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी आप पावर बोलते हो पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में, आप सरकार, संविधान, ठीक है, आपका स्टेट, राज्य, ठीक है, इन सब पे आप थोड़ा फोकस डालते हो, थोड़ा प्रकाश डालते हो कि अच्छा ये इनसे संबंधित है। कुछ पावर की बात हो रही है तो स्टेट की बात हो रही है, हमेशा आप यही सोचते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन भी, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी जब आगे पढ़ेंगे
तब आपको मैं बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में बताऊंगी कि भाई पहले क्या होता था। पहले पावर का मतलब, और अगर मैं एक्टर का मतलब बोलूं, एक्टर थोड़ा सा आप समझ लीजिए, एक्टर क्या होते हैं। एक्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो लोग होते हैं जो कि लोग हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कुछ भी मूवमेंट हो सकती है, वो एंटिटी होती है बेसिकली, ये बोलना ज्यादा सही रहेगा, जो क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पार्ट लेती है, भागीदारी लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ता है। जैसे कि स्टेट ने कुछ कहा अंतरराष्ट्रीय मंच पे, तो उस स्टेट के बारे में सब सोचते हैं अच्छा इसने ये बोला है। ऐसे ही किसी, अगर मैं बात करूं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोई बोल देगा, तभी भी आप यही सोचोगे। कोई मूवमेंट चल रही है, समझ लो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, किसी ने कुछ बोला उसमें, तो आप सोचोगे तो पूरे मतलब पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाता है। तो ये क्या है, एक्टर है, क्योंकि इन्होंने भागीदारी की कैसे, अपनी अभिव्यक्ति करके, विचारों की अभिव्यक्ति करके, एक्सप्रेस करके, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज करके इन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट किया, भागीदारी किया, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्या मिला, हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट मिला। इफेक्ट प्रभाव कैसे पड़ा, हमने उस पर क्या किया, सोच विचार किया, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें, अगर मैं बात करूं पावर शब्द की, पावर, तो पावर को आप बोल सकते हो, पावर में भी रिगार्डेड एज द वन ऑफ द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखिए हॉब्स ने भी बहुत पहले बोला था कि यार पावर, शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जिसकी इच्छा, जिसकी डिजायर किसी भी इंसान में कभी खत्म नहीं होती। कब खत्म होती है, जब इंसान खुद खत्म हो जाता है, सिर्फ तब खत्म हो सकती है। कि एक ऐसी इच्छा है जो निरंतर आपकी चलती रहेगी। कब खत्म होगी, जब इंसान की डेथ हो जाती है, उससे पहले नहीं होगी। यानी कि हर एक इंसान को, हॉब्स कहना चाहते थे कि हमेशा पावर चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि पावर को देखो दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला, एक तो टूल, कि भाई एक माध्यम है जिसके परिणाम स्वरूप हम इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल सके, और दूसरा क्या है, प्रभाव डालने के लिए एक बेसिकली कंसेप्ट भी है। यानी कि एक आपका एक तो टूल है, और एक मतलब कि एक माध्यम भी है, और एक उद्देश्य भी है। हम क्यों प्रभाव डालना चाहते हैं, क्योंकि हमें पावर चाहिए। यानी कि एंड और मीन्स, अगर मैं बात करूं किसी भी अवधारणा में, एंड और मीन्स सेम कौन होता है, पावर। तरीका क्या है, मतलब एम लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे पास पावर आ जाए। तरीका क्या है, पावर ही लेने का, ठीक है, पावर के थ्रू ही आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो फ्रेडरिक वॉटकिंस ने भी ऑब्जर्व किया था कि जो स्कोप है ना पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का, अगर मैं अध्ययन करूं तो कितना दूर उसका वो फैला हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि स्टेट की स्टडी करने में, किसी भी राज्य का मैं अध्ययन करूंगी तब मुझे पता चलेगा। अब मैं किसी भी राज्य का अध्ययन करती हूँ तो उस राज्य के अंदर बहुत सारी इकाइयां, एंटिटी होती हैं। अब वो इकाइयां क्या होती है, स्पेसिफिक संगठन, यानी कि इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिक उनके बीच में रिलेशनशिप, संबंध, आपके गवर्नमेंट के बीच में, आपकी सरकार के बीच में, सरकार और सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी कानून क्या है, संगठन कैसा है, कौन सा प्रणाली है, किस तरीके से वोटिंग है, सब कुछ, ठीक है ना। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि अब जब भी हम ये सब चीजों को स्टडी करने जाते हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, तो हमेशा आपका क्या, किस चीज पे फोकस होता है कि यार ये पावर की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम ऑफ पावर है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। द स्टेट एज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट वाज अ बुक, स्टेट एज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1934 की बुक है, फ्रेडरिक वॉटसन। आज के लेक्चर में भी मैंने काफी सारी बुक्स डाल रखी हैं डेफिनेटली, और आपको पता है मेरा ये नया तरीका है कि मैं बुक्स को पूरा बुक का फ्रंट पेज लेके आती हूँ, सो दैट कि हल्का सा याद करने में इजी हो। अगर मैं आपको नाम लिख के दे दूंगी, भाई सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स जॉर्ज कैटलिन की है, पावर एंड सोसाइटी आपकी हेरोल्ड डी लासवेल और अब्राहम मास्लो की है, इस तरीके से अगर मैं आपको, नहीं, अब्राहम कैपलन की है, इस तरीके से सिर्फ मैं आपको नाम लिख के दे देती ना, डेफिनेटली आपको नहीं याद होती। बट ये कवर से ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इस चीज पे मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आप इस चीज पे गौर करें। एक तो जब भी बुक का कवर मैं आपको लगा के दूंगी तो हमेशा बुक के नाम के साथ एक छोटी हेडिंग भी होती है। और यूजीसी थोड़ा बहुत चालू हो गया है, वो पता है क्या करता है, ये जो छोटी हेडिंग है, जैसे अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल इंक्वायरी, ठीक है ना, जैसे पावर एंड सोसाइटी में लिख रखा है कि एक फ्रेमवर्क है पूरा किसके बारे में, पॉलिटिकल इंक्वायरी, यानी कि राजनीतिक मेरा इंक्वायरी करना है, ठीक है ना, जांच करनी है। तो ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सी बुक में ये इंक्वायरी, पॉलिटिकल इंक्वायरी की बात कही गई है। अब आप सोचोगे कि मैम हमने तो कभी भी ये बुक नहीं पढ़ी, इसके अंदर का हम सब कुछ थोड़ा ना पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, आई एग्री, आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस बुक का फ्रंट पेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं। जैसे कि समझ लो ये पावर एंड सोसाइटी की 2 ऑथर्स है, लेकिन आपने ना हमेशा पावर एंड सोसाइटी लासवेल के कंटेक्स्ट में हमेशा पढ़ा होगा, समझ लो।
फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो आपको तो ये याद था और ऑप्शन में ये हो ही ना, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपने कभी भी कवर में नहीं देखा कि उसके 2 ऑथर्स हैं, राइट। तो ये इस चीज के लिए मैं हमेशा ये बुक का कवर डाल रही हूँ। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ये पीपीटी कहाँ पे मिलेगी, सो डियर पीपीटी आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, मेरी ऐप डिस्कवर स्टडी में। एंड थोड़ा सा मैंने कोर्स पूरा फ्री है, इसलिए सिर्फ यूनिट के जो पीपीटी है उसकी मात्र 9 रुपये फीस रखी है। ये इसलिए रखी है ताकि जो ऐप है वो थोड़ा मैनेज और मेंटेन हो जाए। आपको पता है बहुत खर्चा आता है, बट जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ आपके लिए वो सब मैं कर रही हूँ। एंड ऐप भी इसलिए बनाई है सो दैट कि मैं जब आपको एमसीक्यू कराऊँ रियल टाइम इन्वायरमेंट में तो वो ऐसा हो जैसे यूजीसी में पेपर देने जाते हो ना, वो ऐसा ही हो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो इनकी जो बुक थी इसमें पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन किया था, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को डिफाइन किया था कि स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, कि भाई राजनीतिक विज्ञान है क्या, सत्ता को आकार देना और उसको साझा करने का अध्ययन को ही मैं बोलूंगी राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की जब भी मैं बात करूंगी तो आपको हमेशा लगता है कि मैक्स वेबर ने 3 तरीके की पावर बताई है, सब कुछ ये वो, लेकिन थोड़ा सा पहले हम उसके कंटेक्स्ट में डालते हैं। वो बेसिकली उनका फोकस होता है 3 तरीके की, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आपको पता ही है हैंस मॉर्गन था आपके पॉलिटिक्स, ये जो पावर है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर है। राजनीति क्या है, स्ट्रगल है, एक संघर्ष है पावर के बीच में, शक्ति के बीच में, कि किसके पास कितनी ज्यादा है। क्यों चाहिए शक्ति, क्योंकि उससे हम प्रभाव डाल सकते हैं और प्रभाव डालने का तरीका भी शक्ति है और एंड प्रभाव डालने के बाद मिलती भी शक्ति है। बेसिकली हैंस मॉर्गन था यही बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं इनके पास भी, इसको थोड़ा इसी स्टेटमेंट को हल्का सा ऊपर नीचे करके हल्का सा एक और स्टेटमेंट है, पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर एंड एम्ब्रेसेस द स्ट्रगल बिटवीन स्टेट्स एज वेल एज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विद इन द स्टेट। अब आपको समझ में नहीं आई होगी, ये कैटलिन ने भी बोली थी, तभी मैंने ये 2 बुक्स आपको रखी है। सो बेसिकली ये लाइन आपको पता है, राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। क्यों, क्योंकि हर किसी का एम होता है मेरे पास ज्यादा शक्ति आ जाए, क्यों आ जाए, क्योंकि प्रभाव डालना है। साथ के साथ राजनीति और क्या है, इन्फ्लुएंस करना, प्रभाव डालना, किस पे, ऑफ दोज इन पावर, कि जो पावर पे है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ये चीज। सभी को पता है यूएस और चाइना का कहीं ना कहीं इकोनॉमिक आर्थिक एक तरीके से कंपटीशन प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसके चलते यूएस बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना थोड़ा राइज हो, बिल्कुल नहीं चाहता। अब चाइना को अगर बैलेंस करना है, क्योंकि हमको पता है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर होता है उसका तरीका, कि अगर एक कोई बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो वो सब पे डोमिनेंस कर लेगा, ठीक है ना, सब पे अपना कहीं ना कहीं आधिपत्य जमा लेगा। तो इससे निकलने का तरीका क्या होता है, इससे निकलने का तरीका बहुत ही इजी होता है कि इसे एक को डोमिनेंस करने ही मत दो, या तो बहुत सारी इकाई हो, ठीक है, बट उसमें भी होता है कि हर कोई फिर रेस करने लगेगा, हर किसी को लगेगा कि यार दूसरे से मैं थोड़ी तो दूर हूँ पावर के। तो इसमें बोलते हैं कि सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थिर जो सिस्टम होता है वो होता है कि बाइपोलर, जिसमें 2 गुट हो और बाकी सब उनके सबऑर्डिनेट्स, जैसा कि हमने कोल्ड वॉर में देखा था। अच्छा, एक फैक्ट जो मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, खैर पढ़ रहे हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी, बट मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन को कोट ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो थुसीडाइडस का अगर मैं बात करूं, उनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, उसमें वो आपका एथेंस और स्पार्टा, ये जो आपके थे, इन दोनों के बीच में क्या बोलते थे, ठीक है, स्पार्टा और दूसरे कौन से थे जरा बताओ, ठीक है। सर इनके बारे में ये बोलते थे कि यार पावर में क्या हुआ कि जैसे पहले एथेंस में, ग्रीस में सब कुछ अपना आराम से सब कुछ चल रहा था, तब तक ठीक था, लेकिन जैसे स्पार्टा राइज होने लगा तो क्या हो गया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, स्ट्रगल होने लगा पावर का। और इसमें ये हमेशा ये बोला कि स्ट्रगल ऑफ पावर है, इसको बैलेंस करने का तरीका क्या था कि दोनों पावर के बीच में बैलेंस हो। अगर दोनों इक्वल शक्तिशाली हो तो डर लगता है भाई कि अगर इसने मुझे हरा दिया तो मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर इसने इसको हरा दिया तो मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इस तरीके से। इसलिए थुसीडाइडस ने बोला कि हमेशा शक्ति के बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट, शक्ति ही एक रीजन होता है, कारण होता है जिसकी वजह से स्टेट आपस में टकराते हैं। इसको टकराव को नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये टकराएंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस इधर उधर होगा, एंड ये बैलेंस इधर उधर होगा तो क्या होगा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। तो इसलिए बोलते थे कि बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। ये थुसीडाइडस के टाइम से चला आ रहा है, रियलिस्टिक कंसेप्ट है, फिर वो बाद में आगे आगे हर किसी ने उसे अपनी तरीके से डिफाइन किया है। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है स्ट्रगल फॉर पावर है,
या फिर जो लोग पावर में है, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रही थी अभी यूएस, अब डेफिनेटली आप कह सकते हो, वैसे तो मल्टी पोलर वर्ल्ड है ठीक है, बहुध्रुवीय आपको पता है दुनिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूएस को एक पावर पोजीशन में देखा जाता है। हमको पता है कि यार हम कितने थोड़े स्मार्ट है ना, हम इंडियंस हैं बहुत स्मार्ट है, तो इंडियंस को हमें पता है कि यार इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर हमें कोई आगे जाना है, कुछ भी करना है, तो ऑब्वियसली चाइना हमारे जस्ट ऊपर थोड़ा ज्यादा पावर में नहीं हो जाए, तो हमें पता है यूएस पावर में हम उसको बोले कि इसको तो हम काउंटर करेंगे और आप भी बोलो हम काउंटर करेंगे, आज हम लोग दोस्त बनते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कूटनीति कर रहे हैं किसको, दोज इन पावर, जो पावर में है, और हम एम्ब्रेसेस द स्ट्रगल बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, जो स्ट्रगल है उस तरीकों को किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज करना है, जैसे स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशन के बीच में भी कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल एक और देके ये चीज समझा सकती हूँ, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत सारी आपको पता है डेमोक्रेसी में, तो इस चीज को बैलेंस कैसे कर रहे हैं वो भी कौन निर्धारित करता है, पावर। अब ये बुक देखिए, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, किसकी है, रॉबर्ट ए धाल की बुक है। इस बुक में इन्होंने क्या बोला था, पावर बेसिकली क्या होती है, क्षमता है लोगों की इच्छाओं को पूरी करने की और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की। तो यानी कि पावर का अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल उसका मीनिंग है, कंटेक्स्ट है, ठीक है, पावर अच्छा भी है बुरा भी है। तो रॉबर्ट हाल ने अपनी वही बुक मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस में बोला था कि जो पावर का क्या है, एज अ किंग ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, शक्ति को प्रभाव के राजा के रूप में परिभाषित किया है। अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कब एक्सरसाइज की जाती है, व्हेन कंप्लायंस इज अटेन्ड, ठीक है। अब अगर तुम किसी के ऊपर पावर तुमने चला ले किया, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ ये मान ले, ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी लाइक करो, ठीक है, अब ऐसे मत बोलना कि हम तो ठीक है हम नहीं करेंगे, करो भाई, ठीक है। सर अगर मैंने तुम्हें अब मैंने कैसे तुमसे, अगर मैंने बोला लाइक करो, तुमने समझ लो करा, क्यों किया तुमने, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, इन्फ्लुएंस करा, कैसे कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएगा कि ठीक है यार इतना अच्छा कंटेंट तो पेड क्लास में नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं मैम की बात, कंप्लायंस कर लेते हैं। और इसमें क्या लिखा है, दूसरा पार्ट खैर मैं नहीं करूंगी, एंड अटेन बाय क्रिएटिंग प्रोटेक्ट, कि अब मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि तुम लाइक करो कि नहीं लाइक करो, कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कुछ पनिशमेंट दूंगी। अब मैं पनिशमेंट क्या दे सकती हूँ, मैं आपको बोलूंगी कि भाई देखो लाइक करो, नहीं तो मैं दोबारा ऐसी सीरीज नहीं लेके आऊंगी, फिर तुम लाइक करोगे ना, ठीक है ना। अब देन आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए, मैं जरा साइड हो जाती हूँ। देखा, मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि पावर और अथॉरिटी अलग है, ठीक है, और लेजिटिमेसी भी एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से बहुत बार आता है। लेजिटिमेसी पहले हिंदी में मतलब बता देती हूँ, पावर शक्ति, अथॉरिटी अधिकार, लेजिटिमेसी वैधता, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे को है कि मेरे को बहुत पावर है, मेरे हाथों में बहुत दम है, ठीक है, 2.5 किलो का नहीं होगा, हो भी सकता है, ठीक है, बट मेरे को आता है, ठीक है, मैंने सोचा यार मेरे पास बहुत पावर है, मैं एक दिन सोच रही हूँ, और मैं चलते चलते ना कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा था, कोई आप में से कोई स्टूडेंट था, मैंने देखा यार ये तो ऑनलाइन दिखता है, अभी आज ऑफलाइन दिखा है, तो चलो इसको एक थप्पड़ मार देते हैं या एक घूसा वूसा मार के निकल लेते हैं। तो क्या ये वाली पावर एक्चुअल में पावर आप मानोगे, बताइए, मानोगे? अंधे वक्त मत होना कि मैम आप एक मार रहे हो एक और मार लो, प्लीज ये मत बोलना। सो ऑब्वियसली पावर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे मन में जो आ रहा है क्योंकि तुम शक्तिशाली हो तो तुम किसी को भी मारो पीटो या किसी से भी कुछ भी छीन के भागो, ये सब नहीं होता पावर का मतलब, ठीक है ना। क्या होता है बताओ, एग्जैक्टली होता है पावर का सिंपल, अगर मैं सिंपल सेंस में मतलब बोलूं कि तेरे पास पावर है, यानी कि क्या है, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है, या तो दूसरे से बात मनवाने की, या अपने हिसाब से कुछ भी करने की, या अपना मनचाहापन से कुछ भी करने की, ठीक है। अब ये पावर आप बोल रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो फिर नेगेटिव हो गया, फिर हम पावर को स्टेट पावर बोलते हैं, तो स्टेट क्या हम पे दबाव डालता है या स्टेट क्या हम पे गुंडागर्दी करता है, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो मैंने क्या, किसी ने मुझे ये हक दिया है, किसी ने मुझे ये अधिकार दिया था, मैंने आपको राइट्स वाला चैप्टर पढ़ाया है, राइट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बोला, राइट्स क्या होते हैं, ऐसे दावे होते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे। कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो एक्सेप्ट करेगी कि आ बैल मेरे को मार, बताओ, कोई नहीं करेगा ना, बिन बात मारने का कोई नहीं करेगा, लेकिन हर एक सोसाइटी को व्यवस्था चाहिए। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं पावर यूज कर सकती, अच्छा ठीक है मैं मार रही हूं तो गलत,
अगर पुलिस वाला एक कोई जा रहा है, उसको लगा कि यार सामने दो लोग लड़ रहे हैं, मैंने मारा तो गलत, लेकिन अगर पुलिस वाले ने दोनों की एक एक चपेट लगा दी तो वो सही। क्यों? डिफरेंस क्या है बताओ, डिफरेंस क्या है? क्योंकि यार उस पुलिस वाले को आप सब लोगों ने ही अधिकार दिया था कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो। वैधता कैसे आप बोलोगे हमने तो नहीं दिया, तुमने अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व भेजे थे वोटिंग करके चुना कि भाई जाइए आप हमारी तरफ से राज कीजिए, भेजे थे कि नहीं भेजे थे? भेजे थे। उन्हीं प्रतिनिधित्व ने तुम्हारे लिए कुछ कानून बनाए थे कि नहीं बनाए थे? डेफिनेटली बनाए थे। तो उन्हीं कानून के अंतर्गत ये व्यक्ति जो पुलिस पर्सन है वो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे वो सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर रहा है, मैं जो कर रही थी मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, लेकिन वो व्यक्ति जो पुलिस पर्सन है वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? कानून के दायरे में कर रहा है, यानी कि लेजिटिमेसी, वैधता है। पावर जस्टिफाइड तभी होती है जब उसमें लेजिटिमेसी, वैधता होती है। और जब मेरा पावर और लेजिटिमेसी, ठीक है, यानी कि शक्ति और शक्ति के पीछे कोई ना कोई कानूनी वो वैधता अगर मैं देती हूं, तब जाके क्या बनता है? वो दोनों मिला के अधिकार, अथॉरिटी, क्योंकि उसको अथॉरिटी है। अथॉरिटी किस पे डिपेंड करती है? पावर पे। कितनी अथॉरिटी है पता चलेगा कि वो पुलिस वाला क्या कर सकता है, एक कांस्टेबल क्या कर सकता है, एक आईपीएस ऑफिसर क्या कर सकता है। सबकी अपनी अपनी पावर होती है ना, तो वो क्या किस पे डिपेंड करती है कि सबकी कितनी पावर है। और ये पावर इनको मिली कहां से है? क्योंकि लेजिटिमेसी, वैधता, कानून में सबके अपने अपने स्टेटस के हिसाब से सबकी अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई थी। अब सुनो, अब यही अथॉरिटी तुम्हें ये अधिकार देती है उन लोगों को कि अगर कोई तुम्हारा ऑब्लिगेशन नहीं कर रहा, यानी कोई तुम्हारा बात नहीं मान रहा है, तो तुम उसको पनिश भी कर सकते हो। पनिश अगेन किस बेसिस पे करोगे? जितनी पावर है, समझ रहे हो? और वो लोग क्यों पनिश होंगे? उनको क्या शौक चढ़ रहा है कि तुम्हारे सामने आके वो पनिश हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुमने ही उन्हें मान्यता दी है इन कानूनों को, इसलिए वो चुपचाप से तुम्हारी बात मानेंगे। समझ रहे हो? अथॉरिटी इज इक्वल्स टू पावर प्लस लेजिटिमेसी, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट एम मैकाइवर ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1965 इसमें डिफाइन किया था पावर को। पावर क्या है? कैपेसिटी, क्षमता, इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में कमांड करने की। क्या कमांड करने की? द सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स। कि भाई पावर वो क्षमता है जो अगर किसी के पास पावर ना हो तो तुम्हारे पे वो अधिकार नहीं जमा सकता कि तुम उसकी बात नहीं मानोगे। अगर तुम कानून की बात मानोगे, तुम पुलिस वालों की बात, तुम कोर्ट जज की बात मानोगे, बिल्कुल मानोगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? कंप्लायंस कराने के लिए क्षमता थी, कैपेसिटी थी, ठीक है। पावर आपका फोर्स भी यूज कर सकती है, कब? जब आप राइट्स का उल्लंघन करो या अपनी ड्यूटीज, अपने दायित्व ढंग से पूरे ना करो। मैक्स वेबर ने देन डिफाइन किया था कि जो 3 तरीके की अथॉरिटी होती है, अधिकार 3 तरीके का होता है। एक होता है लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार, जो कि मैंने अभी पुलिस वाले के एग्जांपल से बिल्कुल अच्छे से समझाया। दूसरा होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनली हम क्या मानते हैं पारंपरिक रूप से कि भाई घर का जो बड़ा होगा उसके पास अधिकार होगा डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, तो ये हो गया आपकी ट्रेडिशनल। तीसरा है करिज्मेटिक अथॉरिटी, कि क्योंकि कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है या फिर बहुत बड़ा आप पे प्रभाव डाल रहा है, इस वजह से तुम उनको अधिकार देते हो कि हाँ भाई हमें जो भी बोलो हम कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सीरीज चलाई है, हालांकि हम इतने बड़े अभी इन्फ्लुएंसर नहीं बने हैं, आप शेयर करेंगे तो बिल्कुल बनेंगे। एंड तो अगर मैंने सीरीज चलाई है तो आपको एक कहीं ना कहीं ये सेंस आएगा कि यार ये तो पेड में भी बहुत महंगा मिलता था, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो क्यों ना, जो मैम साथ के साथ ओपी गाबा के चैप्टर भी बोलती है, मैं हमेशा बोलती हूँ यार अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आज मैंने पावर पढ़ाया है, तो पहले एक थोड़ा सा पढ़ के आ जाया करो, इधर समझ लिया करो, फिर दोबारा पढ़ लिया करो। इतने अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मास्टरी कब हो गई उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो क्या है, यह है करिज्मेटिक अथॉरिटी कि तुम मुझे फॉलो करते हो एक सीरीज के थ्रू, तो इसलिए मैंने तुम्हें जो जो बताया कि ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, तो तुम वो चीज करोगे, ठीक है। सो मैक्स वेबर ने इन 3 तरीके की अथॉरिटी बताई थी कि एक जो ट्रेडिशन परंपरा से होती है, जैसे डायनेस्टी का कोई राजा रानी है, ठीक है, या फिर आपके माता पिता हैं। सेकेंड करिज्मेटिक, हिटलर जैसे होता था, बट मैं नहीं हिटलर नहीं हूँ, ठीक है। तीसरा लीगल, आपको अभी समझाया, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है ये वाली बुक जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस अ फिलोसॉफिकल एनालिसिस वर्नन वन डाइक की। एंड जब भी मैं पावर का कंसेप्ट बोलूं तो वन डाइक को अगर मैं नहीं मेंशन करूं तो वो बेकार ही हो जाएगा लेक्चर। डेफिनेटली सबसे ज्यादा बार पावर के बारे में इन्होंने ही लिखा होगा। इन्होंने बोला कि पावर इज सेट टू ड्राइव फ्रॉम सोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम टैसिटली। अभी टैसिट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ पोलाइटनेस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ स्पेसशिप। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार कहाँ स्पेसशिप वगैरह में चले गए। सो टैसिट कंसेंट एक लॉक ने कंसेप्ट दिया था। अब क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दूंगी। फॉर एग्जांपल आपके दादा दादी परदादा परदादी ने ना बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रखी है एंड आप उसको बहुत ही ऐसे कूद कूद के लेने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर उन दादा दादी परनाना परनानी परदादा परदादी ने ये भी बोल रखा होगा कि हमारे जिसके पास भी ये प्रॉपर्टी चाहेगी वो इस प्रॉपर्टी में से एक छोटा सा हिस्सा मंदिर के लिए दे देगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा उनका मानना था, ठीक है ना, तो अगर तुम उनके राइट्स ले रहे हो यानी कि प्रॉपर्टी पे जो अधिकार राइट था वो तो तुम उनका ही था ना, अगर तुम वो इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है ना, वो तुम ले रहे हो, तो उनके ड्यूटीज भी तुम इनहेरिट करोगे, यानी कि उनके जो दायित्व है जो वो करना चाहते थे वो भी तुम इनहेरिट करोगे। तो ऑब्वियसली तुमने जो बोला था अगर तुम उनका इनाम ले रहे हो तो कर्जा भी उनका दोगे। अगर उन्होंने बोला था कि इसमें से थोड़ा सा पोर्शन अगर मंदिर को जाएगा या मस्जिद को या किसी भी चीज को, मतलब कोई भी रिलीजन का कुछ भी है या फिर एक छोटा सा टुकड़ा मतलब एनजीओ हो जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो तुम वो भी उसको मानना तुम्हारा अधिकार होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? किसी ने तुमसे जबरदस्ती साइन करवाया? अब हम हमेशा बोलते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटी कनेक्टेड होती है, जो कि मैंने राइट्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो कि अगर आप किसी के राइट्स दे रहे हो तो ड्यूटीज भी लोगे। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, कोई भी कानून बनता है तो हमसे डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाता ना कि अच्छा ये कानून है, तुम सही हो, सहमत हो। ऐसे एक एक बंदे से जाके पूछेंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर हमने मान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज टैसिट कंसेंट, कि हमने मौन सहमति दे दी कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर क्या है? एक ऐसा सोर्स है कि एक ऐसा काम कराने का तरीका है कि जिसे आप चुपचाप से मान लेते हो आउट ऑफ पोलाइटनेस या नेचर। जैसे कि किसी को, मैं हूं, मुझे गिटार सीखना है, तो कोई बहुत बड़ा गिटारिस्ट है तो मैं मान लूंगी ना यार भाई इसको आज बहुत अच्छे से आता है, जो ये बोलेगा मैं वो करूंगी। या जिस तरीके से ये बोलेगा अगर 6 घंटे बजाना है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है या ये वाले गिटार से करनी है, तो मैं ये करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज पे विश्वास है, मैंने मन ही मन टैसिटली मौन सहमति उसको दे रखी है कि हाँ तू भाई इंटेलिजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि पोजेशन ऑफ स्पेसशिप की क्यों बात की है? क्योंकि हमेशा पावर का कोई ना कोई दायरा होता है। जैसे स्पेसशिप है, स्पेसशिप में अगर मैं कुछ भी मेरे को करना है उस स्पेसशिप के अंदर कर सकती हूँ, या जो भी मेरा मिशन बाहर है उसके हिसाब से। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाहर रह रहे हैं, ये सब हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, उस स्पेसशिप के हिसाब से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, सो अब इसमें ये बोलते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, अब ये बोलते हैं कि मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन सिचुएशन रेंजिंग फ्रॉम अ रिक्वेस्ट दैट अ सॉल्ट इज पास एट द डाइनिंग टेबल। अब पावर तुम्हें कैसे दिखती है? पावर तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी दिखती है। जैसे कि कोई बड़ा बैठा है डाइनिंग टेबल में और उसने बोला कि नमक पास करना, तो तुम कर दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसके अलावा क्या है, और पावर का जो दायरा है वो बहुत अलग वेरी करता है कि थी नमक पास करना, ये भी पावर है। ठीक है, कि भाई मैंने बोला उसने मान लिया, राइट। मैं बोलूंगी लाइक करना, मैंने बोला तुमने मान लिया, दिस इज ऑल्सो पावर। और थर्मोन्यूक्लियर ब्लॉक, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे वो नहीं हुआ था कि जैसे अब यूएस वगैरह ने कि भाई सोचा कि यहाँ पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी, तो उन्होंने कर दिया, दिस इज ऑल्सो पावर। तो पावर का अलग अलग कंटेक्स्ट है, बहुत ही डाइवर्स है, जो कि ऐसा वर्णन वन डाइक कहते हैं। ठीक है, ये सेम आ गया, पेज रिपीट हो गया, छोड़ो उसको। नेक्स्ट, आपको पता है इलिटिस्ट कंसेप्ट ऑफ पावर, मैंने कहा था इलिटिस्ट कंसेप्ट ऑफ पावर आएगा, तो मैं आपको डेमोक्रेसी में भी कि इसमें पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ाऊंगी। विल्फ्रेडो पेरेटो की बुक थी द माइंड एंड द सोसाइटी। वो क्या कहते थे कि यार पावर ना हमेशा ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में कि सबके पास हो। पावर हमेशा आप देखोगे ना कि कुछ चंद लोगों के पास होती है, वो चंद छोटा सा ग्रुप को क्या बोलते हैं? इलीट। बाकी लोगों को क्या बोलते हैं? मासेस। ठीक है ना, इस तरीके से कंसेप्ट था, राइट, एक छोटे से ग्रुप में ही रहती है। एंड द पावर एलिट, ऐसा सी राइट मिल्स की भी बुक थी, उसमें भी इन्होंने बोला था कि अमेरिकन सोसाइटी में किस तरीके से पावर है। उसमें उन्होंने बात करी थी कि भाई पावर इलीट कौन से है। पावर इलीट क्यों बोला? क्योंकि ये इलीट पावरफुल थे और ये कहीं ना कहीं अलग अलग
सोसाइटी से आके इन्होंने पावर मतलब एक सेंटर बनाया था कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब मार्क्सियन कंसेप्ट होता है एक रूलिंग क्लास का। मार्क्स जब भी बात करते हैं क्लास की तो वो एग्जैक्टली पॉलिटिकल सोशल टर्म में ज्यादा नहीं करते, वो इकोनॉमिक टर्म में ज्यादा करते हैं। अगर मैं सिंपली अगर इन मासेस और ये इलीट की बात करूं तो मार्क्स बोलेंगे कि यार ये जो इलीट है ये वो है जो बुर्जुआ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह के अधिकार है, और दूसरी तरफ ये जो मासेस है वो है कौन से है, प्रोलेटारियाट। नेक्स्ट आता है आपका ये वाली बुक स्टीवन लुकास, पावर और रेडिकल व्यू। एक इसमें कंसेप्ट में डालना भूल गई हूँ, वो अच्छे से पहले समझ लो। पहले इससे पहले आता है बारश एंड बारश का, बारश एंड बारच का ठीक है, दो अलग अलग नाम है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं इन दोनों के बारे में तो इन्होंने पावर की बात की थी कि पावर ना दो तरीके की होती है। एक होता है पावर का तरीका कि मैं तुमसे कुछ काम कराना चाहती हूँ, ठीक है ना, और एक होता है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ काम करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम वो ना करो, ठीक है, दो अलग अलग तरीके। मैं अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ये लेक्चर के बाद फटाफट से क्या करो, अपने नोट्स वगैरह पढ़ लो, या फिर जैसे मैंने भी आपको ऑन यूनिट्स नोट्स दिए आपको पता है, उस पर डिस्काउंट भी है, आपको पता है, ऐप में जाओगे तो दिख जाएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स पढ़ लो या ओपी का आप पढ़ लो, स्टैंडर्ड बुक हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि यार कुछ पढ़ो ना पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक हमेशा पढ़नी है आपको। तो मैं चाहती हूँ आप ये करिए। तो ये क्या है, मेरा डिसीजन मेकिंग, कि मैं आपका डिसीजन बनवाना चाहती हूँ कि डेली अपना एक शेड्यूल बनाओ, डेली आप एक लेक्चर देखो, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आप चैप्टर पढ़ो बुक्स में। दैट इज कि मैं आपके लिए ये डिसीजन, एक निर्णय लेने वाली पावर है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए डिसीजन लो, राइट। अब सेम मैं नॉन डिसीजन मेकिंग को बता देती हूँ। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि सिर्फ लेक्चर आएंगे, देखेंगे या चले जाएंगे, और उसके अलावा कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, और फिर हम सोचेंगे कि हमको नेट JRF पे मिल जाए। होने से रहा नहीं होगा, ठीक है। सो सॉरी, मैं हर एक चीज थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में ज्यादा फोकस रखती हूँ, इसलिए आपको पता ही होगा टेलीग्राम ग्रुप में भी आजकल कोई भी मुझे कुछ बोलता है मैं बोल देती हूँ, मुझे जो लगता है मैं वो बोल देती हूँ। हाँ, मैं गलत नहीं बोलती, पर मैं पॉइंट बोलने से कभी पीछे नहीं हटती। सो आप में से कई लोगों का ये मानना था कि भाई MCQ कर लेंगे, PYQ कर लेंगे और सिर्फ ये कर लेंगे, जैसे हम पहले करते थे कि 15 दिन में UGC नेट या फिर 1 महीने में UGC नेट, जो कि पुरानी बात है। अब पेपर का स्तर बहुत अलग हो चुका है, राइट। सो डेफिनेटली ये नहीं होगा। तो आपका ना ये डिसीजन होता था कि हम ये पाथ फॉलो करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज ना करें, नॉन डिसीजन मेकिंग। तो मैं क्या करूंगी आपको कि भाई तू ये नहीं करोगे, या बहन तुम ये नहीं करोगे, तुम लेक्चर देखो, पावर का जो कंसेप्ट है उसे समझो, बुक में पढ़िए, एंड देन चेक करिए कि एनालिसिस कितनी स्ट्रांग हुई। कैसे चेक करोगे? MCQ के थ्रू, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो मैं ये चाहती हूँ। तो ये पावर के दो कंसेप्ट अभी तक सबको पता थे स्टीवन लुकास से पहले, कि किसी को कुछ निर्णय लेने के लिए बात करना और किसी को बोलना कि ये निर्णय आप नहीं ले सकते। स्टीवन लुकास जैसे आए, पावर और रेडिकल व्यू। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल बताइए, कट्टरपंथी क्या होता है? इसमें इन्होंने दिखा दिया पावर का तीसरा व्यू। ये बोलते थे कि पावर की ना थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, तीसरी डायमेंशन ऑफ पावर की तरफ लेके गए। ये बोलते थे ऐसा नहीं होता यार कि कोई तुमको आके बताएगा कि तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। कभी कभार क्या होता है ना कि आसपास इतनी इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना कि जो तुमको खुद ब खुद इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल देती है कि भाई ये करो, ठीक है। जैसे मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अब देखो हर कोई अपना, कितना सही है कि हर कोई अब पैसा ऐसा नहीं लेके जाता है, डर नहीं होता कि यार पैसे चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फ्रॉड का डर होता है कि ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। सब लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं आजकल। दिस इज कैसे हुआ? जो लोग मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा वादा की उम्र के भी जो लोग हैं, वो सब लोग भी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई उनको? उनके पास क्या पैसे आपके प्रिंट होना बंद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे आसपास माहौल ऐसा था कि वो उनको खुद ही इन्फ्लुएंस डाल दिया। तो उन्होंने बोला कि तीसरा जो डायमेंशन है पावर का, वो सबसे खतरनाक है, दैट इज आइडियोलॉजिकल पावर, ठीक है ना। विचारधारा, जो आसपास वैचारिक जो पावर है, कि अगर एक कोई विचारधारा चल रही है, आप सब लोग क्या करते हो? उसके रंग में खुद ही रंग जाते हो कहीं ना कहीं। तो ये बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट, हैना एरेंट ऑन वायलेंस में काफी चीजें बोली। उन्होंने बोल रखा है
हैना एरेंट पावर को बेसिकली थोड़ा सा उल्टे तरीके से डिफाइन करती है। वो बोलती है कि पावर का मतलब ये नहीं होता कि तुम क्या चीज कर रहे हो, पावर का मतलब ये भी होता है कि क्या किस तरीके से कर रहे हो, क्या तुम में अधिकार है वो चीज करने का। कि एक्टिंग, सिर्फ एक्शन, कुछ एक्ट करने का मतलब पावर नहीं है। पावर का मतलब है एक्ट इन कंकॉर्ड, कि भाई सही तरीके से एक्ट करो। वाई? बिकॉज टोटलिटेरियनिज्म अधिनायकवाद के बिल्कुल विरुद्ध थी। जूस पे जो भी आपको पता है क्या बोलते हैं, जितनी भी जाति हुई, जितना भी वॉयलेंस हुआ, उसके बिल्कुल विरुद्ध थी। भागना पड़ा ऑब्वियसली, ठीक है ना। नाजिज्म, फासिज्म, कहीं ना कहीं ये सब कहीं ना कहीं अपनी पावर का ही तो यूज करके क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों को और उत्पीड़न कर रहे थे लोगों का कहीं ना कहीं। तो ये कहते हैं कि पावर अधिकार के रूप में रहे तो ठीक है, लेकिन पावर एक वॉयलेंस, एक बेसिकली वॉयलेंस यानी कि हिंसा का जरिया नहीं बननी चाहिए कभी भी। दैट वाज हैना एरेंट्स व्यू, ठीक है ना। ये बोलते थे कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई तुम जाके बोल लो कि मेरे पास पावर है तो सब मेरी बात मानेंगे। ये भी तो होना चाहिए ना कि तुम्हारी बात हम मान रहे हैं लेकिन क्यों माने, तुम किस तरीके से रूल कर रहे हो, तुम्हारे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या तुम वॉयलेंस तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज बेकार है। ऐसा हैना एरेंट ने कहा था। हैना एरेंट की बात कर रहे हैं तो सीबी मैकफर्सन को तो छोड़ेंगे नहीं। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी इनकी बुक है ये। रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली इन्होंने बात की थी कि भाई पावर ना दो तरीके की होती है। एक, मैं तुमसे जबरदस्ती काम करवाऊं कि बेटा अगर तुमने लाइक नहीं की, शेयर नहीं किया, व्यूज नहीं आए तो तुम्हारा ये लेक्चर सीरीज बंद हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं तुमको बहुत अच्छी लगी होगी ये, तो तुम भी हेल्प करोगे बिकॉज तुमको ये भी एक अंदर से होगा कि मैम भी तो हमारे लिए इतने एफर्ट्स कर रही है अपनी पीएचडी के साथ और इतना अच्छा कंटेंट ला रही है, कंटेंट के साथ साथ इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह ये सब लाके और इतने एग्जाम्पल देने के लिए सारा दिमाग लगता है, पूरा प्रैक्टिस करना पड़ता है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मैं आपको जोर डाल दूं कि भाई ये करो। दूसरा होता है डेवलपमेंटल पावर, कि यार मैंने क्योंकि एक अच्छी सीरीज यहाँ पे आपके विकास के लिए लाके रख दी तो आप खुद ही इसकी बात मानोगे। यानी कि एक तो मैं आपसे जबरदस्ती काम करवाऊं और एक क्योंकि मैं आपके विकास के लिए कुछ एक अच्छी चीज लाके रख दूं, सॉफ्ट पावर, ठीक है, डेवलपमेंटल पावर, तो आप खुद ही बात मानोगे। तो सीबी मैकफर्सन बेसिकली बात करते थे डेमोक्रेटिक थ्योरी इन रिट्रीवल, ये भी इनकी बुक थी। तो उसमें इन्होंने पावर की बात की थी एंड इन्होंने बोला था कि एक्सट्रैक्टिव पावर क्या होती है, कमांड पावर। तुम किसी को कमांड कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कुछ चीज काम करने के लिए, इसमें बेसिकली अथॉरिटी ज्यादा आती है। एंड डेवलपमेंटल पावर क्या होता है, बेसिकली कि आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो, ठीक है, किसी को अच्छा रास्ता दिखा रहे हो, किसी के लिए पॉजिटिव चीज में कुछ कर रहे हो या फिर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो तो लोग आपकी बात खुद मान रहे हैं। तो ये दो तरीके की पावर इन्होंने बोला था, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव पावर जो थी, इन्होंने बोला था कि ये एबिलिटी होती है कि अपनी पावर को यूज करना, पावर ओवर पीपल। पावर ओवर और पावर टू ये दो कॉन्सेप्ट है, इनिशियली बता देना चाहिए था, आई थिंक मेरे दिमाग से स्किप हो गया। सो पावर ओवर का मतलब होता है कि तुम पे मेरा अधिकार है कि तुम मेरी बात मानोगे, पावर ओवर। पावर टू यानी कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे को ये करने का अधिकार है, इसमें मैं ही मैं हूं, इसमें दूसरा, ये नेगेटिव है कहीं ना कहीं। एक्सट्रैक्टिव पावर नेगेटिव पावर है कि दूसरों पे है, डेवलपमेंटल पावर पॉजिटिव पावर है, कुछ करने का पूरा मेरा शक्ति, ठीक है। दो कंसेप्ट ऑफ पावर आया समझ अच्छे से। आई थिंक आपको पावर का मैंने काफी एक डाइवर्स व्यू दे रखा है, बहुत अच्छे से समझिए सब चीजों को। सारी बुक्स याद कीजिए आज की, हर बुक में जो जो स्टेटमेंट बोली है वो याद कीजिए, क्योंकि सब कुछ आता है। पावर को समझने की कोशिश कीजिए, बुक में चैप्टर पढ़िए, कल सिटीजनशिप करेंगे। और एक और चीज बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस का फ्री बैच है ये डेफिनेटली बहुत सही है, चाहे पीएसआई हो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, पीएचडी असिस्टेंट आपका एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सही रहेगा ये। डेली 8:30 लेक्चर आ जाता है, जरूर अटेंड किया करो लाइव आके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लाइक कर दो, कमेंट में फीडबैक जरूर देके जाया करो, बिकॉज मुझे ना हर आपसे नहीं कनेक्ट होने का जो सबसे मुझे बेस्ट वे लगता है दैट इज कमेंट्स। एंड कमेंट्स लिटरली मैं देख के बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि भाई अब तो नहीं सीरीज बंद करनी, रोज इसे करते रहना है, अच्छा काम करना है और अच्छा कंटेंट देना है, ये मुझे मोटिवेशन मिलती है। उसके लिए आपके कमेंट्स बहुत अच्छी खुराक है, तो देते रहिए ये।
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लेना।